डू यू नो इंडिया के केस में 3 बार नेशनल इमरजेंसी और 15 बार स्टेट इमरजेंसी इंपोज हो चुकी है। सो आपके माइंड में क्वेश्चन तो आते होंगे कि इन इमरजेंसी को इंपोज करने का क्या मोटिव होता है, कौन इनको इंपोज कर सकता है और कौन इनको एम्पावर करता है कि इन इमरजेंसीज को इंपोज कर सके किसी भी स्टेट में। सो हे एवरीबडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड विल बी हैप्पी एंड हेल्दी एट योर होम। आई एम आयुषी शर्मा और इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं इमरजेंसी प्रोविजंस को। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 18 के अंडर आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक इमरजेंसी प्रोविजंस ही एनश्राइन है। एज ऑलवेज स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ द इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस वो लीगल एक्शंस और वो क्लोजेस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दे देते हैं ड्यूरिंग क्राइसिस, जिससे वो स्टेट को अच्छे से इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली उसको वर्क करा सके। वो बेसिकली इसका मेन काम होता है कि वो हमारी यूनिटी और सोवेरेनिटी को मेंटेन कर सके, सिक्योरिटी को सेफगार्ड कर सके। सो अब क्या होता है, इसका मेन फीचर ये होता है कि जो हमारी यूनिटरी फीचर है वो इस्टेब्लिश हो जाता है हमारा फेडरल सिस्टम से। सो इसमें क्या होता है कि ज़्यादा पावर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है और जो जितने भी स्टेट्स होते हैं वो अंडर चले जाते हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की इमरजेंसी को डिफाइन किया गया है। सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी, दूसरा स्टेट इमरजेंसी दैट इज ऑल्सो नोन एज प्रेसिडेंट रूल एंड द थर्ड इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब इन तीनों को हम आर्टिकल्स के थ्रू पढ़ेंगे। आर्टिकल 352 से 360 में ये तीनों ही कवर होती हैं। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 डिफाइन करता है कि किन ग्राउंड्स पर नेशनल इमरजेंसी इंपोज हो सकती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेशनल इमरजेंसी होती क्या है। नेशनल इमरजेंसी वो होती है जब पूरी कंट्री में थ्रू आउट द कंट्री ऐसी सिचुएशन इस्टेब्लिश हो जाती है कि वहाँ पे सेंटर को स्टेप लेना ही पड़ता है और जितनी भी स्टेट हैं वो सारे ही थ्रेट में होता है। तो उसमें जितने भी स्टेट्स हैं वो सारी टेरिटरी, वो सारी सेंट्रल के पावर उसके अंडर आ जाती है। उसके पावर होती है कि वो ही सारा सेफगार्ड करेगा, वो ही एडमिनिस्टर करेगा थ्रू आउट द कंट्री। सो आर्टिकल 352 डिफाइन करता है कि 3 ग्राउंड्स को बोलता है कि जब हमारी नेशनल इमरजेंसी इस्टेब्लिश कर सकती है। सबसे पहले है वॉर, सेकंड है एक्सटर्नल एग्रेशन और थर्ड है आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन को 44th अमेंडमेंट एक्ट में चेंज किया गया था। उससे पहले आर्म्ड रिबेलियन को बोलते थे हम इंटरनल डिस्टर्बेंस। इन तीनों के मीनिंग को देखते हैं। वॉर का मतलब होता है जब कोई फॉरेन कंट्री हमारी कंट्री पर वॉर डिक्लेयर कर दे प्लस इसका मेन पॉइंट है कि आर्म्ड वेपन्स को यूज़ करेगा। जो सेकंड है वो है एक्सटर्नल एग्रेशन। एक्सटर्नल एग्रेशन में कोई वॉर डिक्लेयर नहीं होता। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है आर्म्ड रिबेलियन। इसमें क्या होता है कि हमारी कंट्री की ही ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिबेल करना स्टार्ट हो जाते हैं, वेपन्स, आर्म वेपन्स यूज़ करना स्टार्ट हो जाते हैं और वहाँ पे वायलेंस का काइंड ऑफ वो चूज़ कर लेते हैं। सो अब जो हमारे फर्स्ट 2 थे जो कि वॉर था और जो कि एक्सटर्नल एग्रेशन था, वो दोनों ही एक्सटर्नल इमरजेंसी उनको हम बोलते हैं अगर नेशनल इमरजेंसी इंपोज होती है। और जो हमारा थर्ड है दैट इज आर्म्ड रिबेलियन, उसको हम बोलते हैं इंटरनल डिस्टर्बेंस, यानी कि इंटरनल इमरजेंसी बोलते हैं अगर उसके थ्रू हमारी इमरजेंसी इंपोज होती है। आर्टिकल 353 इफेक्ट बताता है, आउटलाइन करता है उसके इम्पैक्ट को कि अगर नेशनल इमरजेंसी आ जाती है तो क्या उससे क्या इम्पैक्ट होगा हमारी कंट्री में। सो बेसिकली क्या इम्पैक्ट होगा कि हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो चेंज होकर यूनिटरी सिस्टम बन जाएगा, सारी पावर सेंटर के पास आ जाएंगी। वो इसी को डिफाइन करता है आर्टिकल 353। आर्टिकल 352 हमारा बताता है, ये एक्सप्लेन करता है, ये डिस्कस करता है कि हमारा जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन होगा सेंटर और स्टेट में नेशनल इमरजेंसी के दौरान वो कैसे होगा। आर्टिकल 355 बोलता है कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की होती है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है या फिर उसकी सोवेरेनिटी को करने के लिए, उसको इफिशिएंटली काम कराने के लिए, पूरे स्टेट को उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से काम कराने के लिए वो ऐसे स्टेप्स ले ड्यूरिंग दी नेशनल इमरजेंसी। सो ये जितने भी आर्टिकल्स थे ये बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी से। हमारी सेकेंड इमरजेंसी टाइप आती है जो कि है स्टेट इमरजेंसी, जिसको हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। आर्टिकल 356 इसकी ही ग्राउंड को डिफाइन करता है। आर्टिकल 356 बोलता है कि प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी को भी इम्पोज कर सकता है अगर वो ऐसा सेटिस्फाई होता है कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि टेरिटरी में एक पर्टिकुलर स्टेट में वो अच्छे से एडमिनिस्टर नहीं कर पा रहा है वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट, तो वो सेंटर के अंडर उस स्टेट को ले लेता है। और 2 प्रोविजंस है, अब तो अगर वो खुद ही सेटिस्फाई हो तब वो इम्पोज कर सकता है, और दूसरा उस पर्टिकुलर स्टेट का गवर्नर भी प्रेसिडेंट के पास जाके बोल सकता है, उसको एक रिपोर्ट दे सकता है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं हो रहा है और स्टेट को इस पर्टिकुलर सेंटर को, इस पर्टिकुलर स्टेट को अपने अंडर ले लेना चाहिए। आर्टिकल 357 ये पावर बताता है सेंटर और स्टेट की क्या होगी ड्यूरिंग द स्टेट इमरजेंसी, कि इमरजेंसी के दौरान क्या होगा। जो स्टेट की पावर होगी वो सारे सेंटर के पास आ जाएगी और वही सारा एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, वो उसको जस्टिफाई
करता है। आर्टिकल 358 क्या बोलता है, ये बेसिकली नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड बात करता है कि अगर नेशनल इमरजेंसी हो जाती है तो जो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर ये एक्सेप्शन है, हमारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाएंगे। एंड आर्टिकल 359 बोलता है कि हमारा नेशनल इमरजेंसी के दौरान या किसी इमरजेंसी के दौरान जो जस्टिस होता है या फिर जो कोर्ट्स होते हैं, जुडिशरी होती है, वो काम नहीं करेगी, वो नलीफाई हो जाएगी, वो वॉइड हो जाएगी ड्यूरिंग इमरजेंसी। अगर किसी का फंडामेंटल राइट या दूसरा राइट भी वायलेट होता है तो वो कोर्ट के पास नहीं जा सकता। अब इन सब के बाद हमारी थर्ड टाइप ऑफ इमरजेंसी आती है जो कि है फाइनेंशियल इमरजेंसी। हालांकि आज तक हमारी इंडिया कंट्री में आज तक एक बार भी नेशनल इमरजेंसी इम्पोज नहीं हुई है। अब आर्टिकल 360 इकलौता ऐसा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिफाइन करता है या जो सारी प्रोविजन को डिफाइन करता है हमारे रिलेटेड टू फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी कब हो सकती है, जब हमारी इंडिया में फाइनेंशियली इनस्टेबिलिटी चलती है या क्रेडिट का हमारा प्रॉब्लम होती है या फिर हमारी कंट्री डेट में हो जाती है, उसकी लाइबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। हाउएवर ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी ये जो इनका ड्यूरेशन होता है वो इनफाइनाइट होता है। जब प्रेसिडेंट को लगता है कि जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है, तब जाके बैलेंस है, तब जाके वो उसको रिवोक कर सकता है। अब बात करते हैं कि जो पार्लियामेंट है उसके अप्रूवल का क्या होता है ड्यूरिंग दीज 3 इमरजेंसी प्रोविजंस। तो जो नेशनल इमरजेंसी है उसमें क्या होता है, दोनों हाउसेस का हमें विद स्पेशल मेजोरिटी हमें अप्रूवल चाहिए होता है विद इन 1 मंथ। और जो लास्ट के 2 हमारे इमरजेंसी है जो कि स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल, उसमें हमें विद स्पेशल मेजोरिटी हमें दोनों ही हाउसेस का अप्रूवल चाहिए होता है लेकिन विद इन 2 मंथ्स। अब लास्ट टॉपिक की बात करते हैं जो कि क्रिटिसिज्म ऑफ द इमरजेंसी प्रोविजंस। सबसे पहले तो यही कि हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो हमारा नलीफाई हो जाता है, एक यूनिटरी सिस्टम बन जाता है। तो उससे क्या होगा, एक काइंड ऑफ आर्बिट्रेरीनेस आ जाएगी, डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। और जो हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है कि जो प्रेसिडेंट है वही डिक्टेटर हो जाता है, उसके बाद ही सारी पावर आ जाती है। एंड थर्ड एंड लास्ट कि इसका इंपॉर्टेंट जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, इनका नाम ही फंडामेंटल है, इनकी वैल्यू क्या ही रह जाएगी अगर ये इन इमरजेंसी के दौरान हमारे नलीफाई हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। हालांकि आर्टिकल 20 एंड 21 इनमें नलीफाई या सस्पेंड नहीं होता है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।